एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम जानेंगे कि यूनियन बजट एक्चुअली में क्या होता है एंड इसे पास कैसे किया जाता है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमारा जो बजट है, दैट वर्ड बजट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनीवेयर, बट इसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। एंड इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बजट में एक्चुअली में होता क्या है, या हमारी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें इंक्लूड क्या होता है? हमारे एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की स्टेटमेंट, यानी कि एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर एक गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में जो करती है उसका सारा का सारा लेखा जोखा या सारा का सारा ब्यौरा इसी रिपोर्ट में या इसी स्टेटमेंट में दिया जाता है। एंड दैट टू फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर या जो फॉलोइंग ईयर के आप कह सकते हैं 31 मार्च तक जो है कंटिन्यू होता है। तो बजट के अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या रहते हैं। बजट एक्चुअली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला इज द बैलेंस बजट। तो ये जो सिचुएशन है एक्चुअली में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट एनी हाउ। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इट इज द गवर्नमेंट बजट इज अज्यूम्ड टू बी बैलेंस। मतलब ये अजम्पशन के बेसिस पे ही चल रहा है कि जब हमारा जो एक्सपेंडिचर है और हमारा रेवेन्यू जो है अगर वो इक्वल हो जाए तो दैट विल बी नोन एज अ बैलेंस्ड बजट। सेकेंडली सरप्लस बजट क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सीड कर जाते हैं हमारे एक्सपेंडिचर से तो उसे हम सरप्लस बजट बोलेंगे। देन अगर हम डेफिसिट बजट की बात करते हैं तो डेफिसिट बजट इज जब हमारे एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं हमारे रेवेन्यूज को या हमारी इनकम को, तो दैट इज नोन एज अ डेफिसिट बजट। तो बजट में क्या इंक्लूड होता है कि कैपिटल रिसिप्ट्स जो है या रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जिससे गवर्नमेंट ये प्रपोज करती है कि हमारे रेवेन्यूज को या हमारी इनकम्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली हमारा जो एक्सपेंडिचर आने वाले टाइम में पॉलिसीज के थ्रू होने वाला है उसका एक एस्टिमेट दिया जाता है। एंड साथ ही साथ जो पिछला साल निकला है या जो क्लोजिंग ईयर निकला है उसके बीच में अगर हमारा डेफिसिट बजट रहा है, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू, तो उसके बारे में भी या उसका रीजन भी दिया जाता है कि इतना खर्चा कहाँ हुआ है, वो भी बजट के बीच में दिया जाता है। एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर द कमिंग ईयर्स, के आने वाले बजट के लिए कौन सी स्कीम्स या जो आने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम कौन सा जो पैसा है कहाँ से लेके कहाँ लगाएंगे, कौन सी स्कीम में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा कौन सा नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में, या कौन सा सेक्टर जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो सबका लेखा जोखा अभी वाले बजट में भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो बजट के अब अगर ऑब्जेक्टिव्स देखें तो जनरली हमारी गवर्नमेंट जो है उसका क्या मोटिव रहता है कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें। दैट टू अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें क्या प्रोवाइड करता है उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही बजट को बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देख लेते हैं कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सभी को इक्वली बराबर मिलें। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि किसी एक जनरल पर्टिकुलर सेक्टर को या एरिया को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज उसी हिसाब से किया जाएगा बजट में। देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, कि वही है कि पावर या फिर आप कह सकते हैं वेल्थ एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के पास अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है उसको इक्वली एंड आप कह सकते हैं बिल्कुल ही सही तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बजट में मेन मुद्दा रहता है। देन कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक स्टेबल इकोनॉमी की तरह चले, इतने उतार चढ़ाव जो है ना आए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन ना आए, स्मूथ हमारी गवर्नमेंट चले, स्मूथ हमारा बजट रहे, इकोनॉमी स्मूथ रहे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। देन ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बेसिस पे अगर हमारा जो बजट चलता है कि सेविंग्स जो है हमें उससे सबसे कम कर क्योंकि जितनी सेविंग्स होंगी लोगों के पास उतना ही मार्केट में जो पैसा है वो कम रेगुलेट होगा एंड अकॉर्डिंगली हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाएगी। तो देन अगर हम बात करें एक स्टेबल गवर्नमेंट की
या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना है कि लोगों के मन में मैक्सिमम जो है, या लोग जो है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना, एंड साथ ही साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो हो रही है उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए एक स्मूथ और स्टेबल ऐसा बजट बनाया जाए कि हमारी इकोनॉमी स्मूथली चले। देन मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव रहता है वो लोगों की मदद करना है। प्रॉफिट मेकिंग जो है इनका एटीट्यूड या इनका एम नहीं होता, तो उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए या उनको कैसे जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए, वो सभी बजट में प्रोवाइडेड होता है। देन रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंसेस, जो रीजन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, एरियाज की जो आप कह सकते हो इरेगुलर ग्रोथ हो रही है, तो जो बैकवर्ड एरियाज है उनकी ग्रोथ कैसे की जाए, बजट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अब हम प्रोसेस ऑफ पासिंग द बिल पढ़ेंगे। तो प्रोसेसिंग जो है हमारी 6 स्टेजेस में या 6 फेजेस में होती है। तो फर्स्ट फेज में हमारे पास होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट बीइंग अ मनी बिल, इंट्रोड्यूस कहाँ होगा, लोकसभा में। तो लोकसभा में जब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करते हैं बजट, तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक जो बिल है, अगेन द सेम बिल विच इज बीइंग रेड आउट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, राज्यसभा के मेंबर्स के टेबल पर रख दिया जाता है, जो इसको अगेन पढ़कर इसके ऊपर अपनी चर्चा या विचार विमर्श दे सकते हैं। देन जब ये प्रेजेंट हो जाता है बजट, तो थोड़े ही टाइम के बाद उसके ऊपर चर्चा या जनरल डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है। तो डिस्कशन में जो भी चीजें होती हैं वो अगेन लिखित में होती हैं, उसके ऊपर अगेन आप कह सकते हो डिस्कशन होने के बाद हमारा जो पार्लियामेंट है उसका हाउस हो जाता है एडजर्न। तो एडजर्नमेंट के बाद कुछ हमारे पास स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जिसको हम डिपार्टमेंटल कमिटीज बोलते हैं। वो इन सारी की सारी डिस्कशन को मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर कुछ कुछ आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद जब हाउस को रिज्यूम किया जाता है तो इन रिपोर्ट्स को वहां पे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर अगेन विचार विमर्श होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, अगेन इसके अकॉर्डिंगली ही चलता है जो सारी की सारी रिपोर्ट्स दी गई होती हैं। देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं दैट हैपेंस ओनली इन लोकसभा, क्योंकि ये पैसे या मनी बिल के रिगार्डिंग वाला सारा का सारा सिचुएशन रहता है। तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एक्चुअली में होता क्या है, तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ बिल, या आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां पे हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो परमिशन सीक करती है from the members of the Parliament of India to take the money from the consolidated fund of India in the times of need। वहां से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। तो उस अप्रूवल को आप कह सकते हैं हम डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं बजट के टाइम पे ही हम डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए परमिशन ले लेते हैं। तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर भी चर्चा अगेन होती है। तो बहुत सारे कट मोशंस को आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस किया जाता है, कट मोशंस होते हैं, इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होती है। तो ये सिर्फ अभी तक आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग वाला काम ही चल रहा है। एंड पासिंग वाला फर्स्ट स्टेप है हमारा पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल इज द अ काइंड ऑफ परमिशन, या आप कह सकते हो जब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पार्लियामेंट पास कर देता है कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया या अप्रूवल दे दी है, तो वो एप्रोप्रिएशन बिल बन जाती है। देन अगेन आप कह सकते हैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अगर पार्लियामेंट पास कर दे तो उसे यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। तो जब पास हो जाता है हमारा एप्रोप्रिएशन बिल, उसके अलावा एक स्टेप और रह जाता है, दैट इज पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन बजट। तो उसमें क्या होता है कि इट इज अ बिल जहां पे जितने भी चेंजेस इन टैक्सेशन या डिफरेंट स्कीम्स जिसमें टैक्सेस को लेकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने बजट में इंट्रोड्यूस की जाती है, उसकी एक्सेप्टेंस या उसके ऊपर वोटिंग होना, उसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं। तो जो सारा का सारा बजट में चेंज इन टैक्सेस होते हैं उसे फाइनेंस बिल के द्वारा इंप्लीमेंट कराया जाता है पासिंग इन द पार्लियामेंट। तो जब ये पास हो जाता है पार्लियामेंट से तो अगेन इट बिकम्स एन एक्ट। तो दिस इज अ प्रोसीजर जिससे पास होता है हमारा यूनियन बजट। तो अब हम देखेंगे कि 2017 के बाद कुछ कुछ चेंजेस आए हमारे, आप कह सकते हो बजट के लिए।
तो पहला चेंज क्या आया कि जो हमारा बजट था पहले वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता था, बट अब ये 1 फरवरी को आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंडली कि हमारा जो पहले बजट होता था वो रेलवेज के लिए अलग बजट होता था और जनरल बजट अलग होता था, बट 2017 के बाद इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन बजट की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड चीज़ है कि डूइंग अवे विद प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो अब ये क्या है? तो प्लान एक्सपेंडिचर वो हैं कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स में हमने एक्सपेंडिचर्स को सोच कर रखा होता है कि ये पॉलिसीज़ है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमारा इतना एक्सपेंडिचर होगा, तो वो हमारे प्लान एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। वेयर एज जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स विच आर, और या आप कह सकते हो द एक्सपेंडिचर्स अदर दैन द प्लान एक्सपेंडिचर्स, यानी कि पेंशंस की बात होगी, सैलरीज की बात होगी, इन सबको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इन दोनों को भी आप कह सकते हो कर दिया गया था मर्ज। तो ये चेंजेस आए 2017 के बाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।